हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हमने पिछली वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैक्यूल्स आदि जो है ऑर्गेनल्स को कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो में हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताएंगे कि इसके कार्य क्या होते हैं, इसके फंक्शन क्या हैं, इसके खोज किसने की थी आदि। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहले कोलिकर के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया को कीड़ों की मांसपेशियों में देखा गया। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कोलिकर ने की। उसके बाद किसने की थी? तो यह कीड़ों की जो मांसपेशियां होती हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, उनकी जो मसल्स होती हैं उनमें देखा गया था। किसने देखा? कोलिकर ने देखा। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है 1890 में अल्टमान तथा फ्लेमिंग ने की थी। यहाँ पे जो कोलिकर है, कोलिकर ने इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। क्या किया था? ऑब्जर्व किया था कि जो है इस प्रकार की एक संरचना होती है। ठीक, इसकी खोज का जो श्रेय जाता है वह अल्टमान को जाता है। फ्लेमिंग इनके सहयोगी हैं। ठीक है। कुछ वैज्ञानिकों द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया को दिए गए नाम, जैसे कि फ्लेमिंग ने इसे फिला कहा, कोलिकर ने क्या कहा? सेक्रोसोम इसे नाम दिया, अल्टमान ने प्लास्ट कहा, और लास्ट में बेंडा नामक के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तभी से इसे माइट्रो जो है कॉन्ड्रिया कहने लगे। ठीक है। अगला यहाँ पे पॉइंट दिया है, मोविस ने पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। मतलब कहने का ये है कि जो अल्टमान हैं, इन्होंने जो है एनिमल कोशिकाओं में, जैसे इंसेक्ट भी हो गए, जीव जंतुओं में की थी जो, लेकिन प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो वो मेविस ने की थी। किसने की थी? मेविस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने की थी। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है, बेंसले और हॉर्न, इन्होंने यकृत कोशिका से पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को अलग किया। मतलब हमारे शरीर में जो यकृत कोशिकाएं होती हैं उनसे सबसे पहले जो है बेंसले और हॉर्न ने ये माइटोकॉन्ड्रिया को अलग किया था। बताया कि यकृत में ऐसी जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स प्रेजेंट रहते हैं सेल्स में। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, होगेबॉम, स्नाइडर तथा पेलेट ने 1948 में यह सिद्ध किया कि माइटोकोशिकीय श्वसन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह कोशिकीय श्वसन का स्थान है। सेलुलर रेस्पिरेशन का स्थान मतलब सेल के जो अंदर रेस्पिरेशन होता है उसके लिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक तरफ से सेलुलर रेस्पिरेशन का एक स्थान है। फिलिप्स स्विकेट ने 1957 में इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा, तथा नेस ने 1963 में माइटो में डीएनए आरएनए का होना पता लगाया था। मतलब डीएनए होने का पता लगाया था। किसने लगाया था? नेस ने 1963 में माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होने का पता लगाया था। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो पाया जाता है दोस्तों, इसके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। इसे हम सेकेंडरी सेल ऑर्गन्स भी कहते हैं। मतलब सेकेंडरी सेल भी कहते हैं। हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो सेल होती है उसके अलावा एक सेल होती है, इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, इसे सेकेंडरी सेल कहते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ ऑटोनोमस या अर्ध स्वायत्त होता है, क्योंकि यह 70 से 80% अपना काम खुद ही कर लेता है। मैंने आपको बताया कि इसमें राइबोसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होते हैं, आरएनए भी प्रेजेंट होता है, डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसे जो है सेकेंडरी सेल्स भी कहते हैं। तो यह अपना जो है काम खुद कर लेती है। 70 से 80% जो एक सेल करती है। ठीक है।
इसमें आरएनए डीएनए उपस्थित होता है तो हम जानते ही हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। हमारी दो प्रकार की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है। क्या कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह केंद्रक के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग सेल के अंदर कौन सा है? तो वह माइटोकॉन्ड्रिया है। इसे याद रखिएगा। इसका जो डायमीटर होता है 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर होता है और इसकी लेंथ कितनी होती है? 1.0 से 4.0 माइक्रोमीटर होती है। अगला यहाँ पे जो पॉइंट दिया है स्ट्रक्चर के बारे में, इसका अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया सभी पौधों व प्राणियों में पाए जाते हैं। जितने भी प्लांट हैं, जितने जीव जंतु हैं, सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी के अतिरिक्त ये सेल्स के प्रोटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स के प्रोटोप्लाज्म में, मतलब प्लाज्म के अंदर या सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा रहता, उसी में ये बिखरे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी एक सेल्स में जो संख्या हमने पढ़ी है वो लगभग 2000 से 4000 के आसपास रहती है। ठीक है, ये निश्चित नहीं है लेकिन एक अनुमानित है कि 2000 से 4000 तक इनकी संख्या एक सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है, ये यकृत में फिलामेंटस या ग्रेन्युलर होते हैं। ये आकृत में फिलामेंट्स के आकार की या ग्रेन्युलर की आकृति की होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, अमीबा में ये 5000 तक, मानव यकृत में 1000, गुर्दे में 300 से 4000 तक हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको देखा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल्स, आप देख सकते हैं कि अमीबा में 50,000 हैं और मानव यकृत में सिर्फ जो है 1000 हैं। गुर्दे जो होते हैं, हमारी किडनी होती हैं, उनमें 3 से 4000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एक सेल्स के अंदर, एक सेल्स के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह क्योंकि जो हमारे ऑर्गन्स बने होते हैं वे अलग अलग प्रकार की सेल्स से बने होते हैं, इसलिए हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स में जो है कहीं पे 1000 जो है माइटोकॉन्ड्रिया किसी सेल्स में प्रेजेंट रहेंगे, किसी में 2000, तो अलग अलग संख्या में प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि हमारे जो ऑर्गनल्स हैं वो अलग अलग प्रकार की सेल्स से बने होते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, पादप कोशिका में जंतु कोशिका की अपेक्षा कम माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि पादप कोशिका में जंतु कोशिका की अपेक्षा कम माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि पादप कोशिका में एटीपी का निर्माण करना नहीं होता है, बहुत कम करना होता है। ठीक है, लेकिन जो ये हमारा एनिमल जो यूकैरियोटिक कोशिका मतलब जंतु जो कोशिका है उसमें जो है एटीपी का निर्माण करना अनिवार्य है क्योंकि अगर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं हमारी बॉडी में सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है, जंतु बॉडी में सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, माइक्रोस्टेरियोस एल्गी में केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हम आपको यहाँ पे आपको बता रहे हैं एक एक दोस्तों पॉइंट के बारे में, आप देख सकते हैं कि कितने जो इतना मतलब बहुत ही ये लोगों से आपने पढ़ा होगा कि इसके बारे में आपको बताया मैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बहुत ही डीपली तरीके से यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बता रहा हूँ, तो आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो माइक्रोस्टेरियोज एक एल्गी होता है, उसमें केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। कितना? एक। अब हम देखेंगे इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर।
यह दोहरी मेम्ब्रेन से घिरी संरचना होती है। हमारी जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है यह दोहरी मेम्ब्रेन मतलब इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर होती है और एक इनर लेयर होती है। ठीक, अगला जो पॉइंट यहाँ पे दिया है, बाहरी झिल्ली को आउटर तथा अंदर की झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अगला पॉइंट है, बाहरी झिल्ली जो होती है 60 से 75 एंगस्ट्रॉम मोटी व इनर जो मेम्ब्रेन होती है लगभग 50 से 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसकी जो बाहरी लेयर होती है वह 60 से 70% मोटी होती है। जो इनर लेयर होती है वह 50 से 70 जो है एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। ठीक है, दोनों के जो मध्य 80 एंगस्ट्रॉम और चौड़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रीजन होता है जिसे हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। ये इसका मतलब है कि एक सेल्स जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें दो सेल्स होते हैं। ठीक है, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, दो मेम्ब्रेन होती, तो इनके ये जो बीच का स्थान है इसे हम क्या कहते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रिया स्पेस कहते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसके मैट्रिक्स, इसके अंदर एक मैट्रिक्स पाया जाता है। उस मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए, 70S प्रकार के राइबोसोम, लिपिड्स, प्रोटीन्स तथा कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर डीएनए, आरएनए, 70S प्रकार के राइबोसोम, लिपिड, प्रोटीन्स तथा कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे जो पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका गतिविधियों के लिए एटीपी का निर्माण होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फुल फॉर्म होता है का ऊर्जा के रूप में संश्लेषण तथा संग्रह एवं संचार करने का कार्य करती है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब इसका हम फिगर देख लेते हैं। फिगर आपको देख लेते हैं। यहाँ पे जो ये बाहरी लेयर दिख रही है आपको, ठीक है, ये बाहरी लेयर दिख रही है, ये वाली, ये बाहरी लेयर है। दो लेयर आपको दिख रही होंगी। ठीक है, एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है। ठीक, इसके बीच में जो ये स्पेस है, ये स्पेस आप देख रहे हैं, ये जो स्पेस है हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता, मतलब सेल के बीच का स्थान कहलाता है। ठीक है, इसमें क्रिस्टिया भी पाए जाते हैं। ठीक, ये फोल्डेड संरचना होती है इसीलिए हम इसको क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैट्रिक्स ग्रेन्यूल्स तो आप जानते ही हैं। ठीक, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और कहीं कहीं पे आरएनए भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे आरएनए भी प्रेजेंट रहते हैं एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहाँ पे हमने माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत ही अच्छे तरीके से देखा कि इसके कार्य क्या होते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।